वेलकम बैक नाजरीन। हम प्रोग्राम के पहले चंक पे अफगानिस्तान के हवाले से तो बात कर रहे थे, लेकिन ख़ासतौर पे लोकल फ्रंट पे क्या मामलात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर है। आज़ाद कश्मीर एक हसास इलाका है और हसास इकाई है पाकिस्तान की, जिसके अंदर एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट कानून साज असम्बलियाँ हैं। इसमें एक सिनेरियो जो है वो जो इसका माजी है जिस तरीके का, वो तो मैंने कल के प्रोग्राम में सारा डिटेल बताया था। अब राइट नाउ सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो है और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक चीज़ पे जो उसका डेडलॉक था वो ख़त्म हो गया है और आज़ाद कश्मीर के जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने साथ रखी हैं, जिसमें नून लीग ने यह कहा है कि आप जो है वो फ़ौरन ही इस तरीके अदम एतमाद के बाद नए इलेक्शंस की राह हमवार करेंगे। और इसके साथ साथ चौधरी यासीन जो हैं वो नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो वो कामयाब हो जाती है। पीपल्स पार्टी ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा केपीके की कैबिनेट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमशीरा बानी पीटीआई ने ये पैगाम लेके आई हैं कि बानी पीटीआई ने ये फरमा दिया है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कैबिनेट ख़ुद बना लें। और इस हवाले के साथ लॉन्ग मार्च की भी वो बात की गई। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या आगे लाहे अमल पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा, इस हवाले से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी की बनाने की बात की जा रही है, तो माइनस पीटीआई होने लगा है, क्या मामलात हैं, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ तजज़ियाकार अब्दुल रहमान साहब हैं और हमारे साथ जनाब मियाँ तारिक महमूद साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं ज़रा मियाँ साहब की इजाज़त से अब्दुल रहमान साहब ज़रा आपसे आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहवाल जानूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि जो नून लीग ने डेडलॉक ख़त्म किया है नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, पहले वो ये कह रही थी कि हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस के तो अंदर आपका साथ देंगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अंदर आपका साथ नहीं देंगे। तो उसके बाद ये तब्दीली, डेडलॉक ख़त्म होना कि वो अब ये चाहते हैं कि नए इलेक्शन सिलफॉर कराने जाएँ, उसमें इनका क्या मफाद होगा। और दूसरी जाने मुझे ज़रा चौधरी अनवारुल हक साहब ने जो शराइत रखी है मुस्ताफ़ी होने की, वो भी ज़रा सुन लीजिएगा कि उन्होंने कहा है कि जो भी हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली है उन्होंने। तो क्या समझते हैं, या वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या गारंटी लेके, या मामला नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा तो जो चौधरी यासीन साहब का नाम है वो फिर किस तरीके से मामला बढ़ेगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया लगारी साहब। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर चौधरी अनवारुल हक साहब का जुर्म है क्या जी, उन्हें क्यों हटाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर को हटाकर आप क्या अचीव कर लेंगे, आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है जी। बुनियादी तौर पर लोगों की डिमांड ये नहीं है कि आप चेहरे को बदलें, लोग चाहते हैं आप निजाम बदलें, लोग चाहते हैं आप गवर्नेंस के सिस्टम को बदलें, आप अपने तर्ज़े हुक्मरानी पर गौर करें। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समझ रही हैं कि अगर हम एक प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी टू इंटरप्ट यू अब्दुल रहमान साहब, आप ये चीज समझते हैं कि अवाम ये चाहती है कि तर्ज हुकूमत तब्दील हो? जी, अभी जो अगर अवाम ये चाहती है तो क्या आप नहीं समझते कि अवामी सरबराह जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, उसको भी तब्दील होना चाहिए? सर जी देखिए, पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करने का फैसला किया, फिर इत्तेफाक राय हो गया, फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन ऑपोजिशन में बैठेगा, कौन गवर्नमेंट में जाएगा और किसको क्या कुछ मिलेगा, ये सारा फार्मूला तय हो गया। बुनियादी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी ने इन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को आजाद कश्मीर में इर्रेलेवेंट बना दिया है। जो अवामी एहतजाज है उसने बता दिया है कि ये सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, ये सिस्टम अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अगर ये गवर्नमेंट बरकरार रहती है तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। और जो लोगों की डिमांड्स हैं कि वहां पर लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर अब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसी नई लीडरशिप वहां पर इमर्ज कर गई है जो थ्रेट है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब ये लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जनाब,
प्राइम मिनिस्टर वाहिद कल्प्रेट था इस पूरी बैड गवर्नेंस का जो डिलीवर नहीं कर सका। अब हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, यानी वो काम जो वो 2 साल में नहीं कर सके वो काम वो अगले 8 महीनों में करके दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की डिमांड ये नहीं है कि आप चेहरों को बदलें। और फिर आप ये देखिए कि इस हुकूमत की अखलाकी साख, इस इलेक्शन की, इस तहरीके अदम एतमाद की साख क्या है। वो लोग जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो तहरीके इंसाफ के मैंडेट पर डाका मार के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वो इस तहरीके अदम एतमाद का और इस हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। यानी जो नंबर गेम है वो किसी असूल के तहत, किसी इखलाकी कवायद के तहत नहीं आ रही। तहरीके इंसाफ के डाके की आप बात करें अब्दुर्रहमान साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने तो वाज़ेह अल्फाजात में ये कह दिया है मीडिया टॉक में कि हमारा वहाँ के माहौल से वो एक सियासी खेल है और उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना कि बुनियादी तौर पर गुज़श्ता 4 साल के दौरान 4 प्राइम मिनिस्टर आपने तब्दील किए। लोगों ने तहरीके इंसाफ को वोट दिया, आपने उस मैंडेट के साथ जो खिलवाड़ किया वो सबको पता है। आप सरदार कयूम साहब की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद वो हमारे जो दूसरे सरदार साहब थे पीटीआई के, वो जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई, सरदार तनवीर साहब, फिर उसके बाद आप अनवार साहब को आप ले, अब आप एक नया मॉडल आप तजर्बा करना चाहते हैं तो 8 महीने के बाद इलेक्शन करने की बजाय जी 8 महीने के बाद फिर उसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आपको एक नया इलेक्शन कमिश्नर वहां पे तैनात करना है क्योंकि वो पोस्ट खाली है, और उससे पहले आपको फिर डीलिमिटेशन के प्रोसेस से गुजरना है, वोटर लिस्टों के प्रोसेस से गुजरना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, आपको तैयारी चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि लोगों के ग्रीवेंसेस क्या हैं, क्यों लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो मुहाजिरीन की सीटें आपने मुकर्रर की हुई हैं उनको आप फौरी तौर पर खत्म करें। ये आप इस्तेमाल करते हैं हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि काबीना के साइज को लिमिटेड करें, आप वज़रा की मराद को कम करें, आप करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन लें। तो लोगों के ग्रीवेंसेस बड़े डिफरेंट है। लोगों का ये इशू नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ये बात अब्दुर्रहमान साहब, ये बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है। जब पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के जितने भी मुनारिफ अरकान थे उन सब को मिनिस्टर बनाया गया था जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे, चौधरी अनवारुल हक साहब। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी पे जरा मियां तारिक महमूद साहब से जरा पॉइंट एनालिसिस ले लेता हूँ। सर आप क्या समझते हैं मियां साहब, पहले नून लीग थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी इस हवाले से कि हम नए प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो है वो आपका साथ नहीं देंगे, अब वो भी डेडलॉक खत्म होने को है, नए वजीर आजम का नाम भी आ गया है। फिर जैसे अब्दुर्रहमान साहब फरमा रहे हैं कि 4 साल की असेंबली के अंदर जो है वो चौथा वजीर आजम जो है वो तब्दील होने लगा है। तो ये किस तरीके का सिस्टम है जो सिस्टमेटिक तब्दीलियां जो रद्दोबदल है वो हो जाती हैं और किसी किस्म की जो है वो डिफेक्शन क्लॉज की अगर जैसे बात करें या किसी किस्म की वो नाअहलियाँ भी नहीं होती, इस हवाले से तमाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अरकान है वो अपना ज़मीर तब्दील करते रहते हैं। लुगारी साहब बड़ी सीधी सी बात है, जो असेंबली का हक है जी, जो अरकान असेंबली बैठे हुए हैं जी, जिनको इलेक्ट किया गया है लोगों ने पार्टी, अब विद इन हाउस जो चेंज है विंडो वो को तो ठीक करें, मेंबरान असेंबली लाएंगे जी जी, कोई पार्टी का असर इस्तेमाल हो या कुछ भी हो जी, इसमें आखिर में यही फैसला होगा और वही तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी जिसमें इन हाउस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ लोग चले जाएंगे और उसको जाना पड़ेगा। अगर वही बंदे जो इसके खिलाफ जाते हैं, अक्सरियत किसी को चुनती है तो वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाता है। अब ये इस प्रोसेस में जितनी रुकावटें आएंगी जी और जो कुछ भी होगा, ये एक जमहूरी प्रोसेस है। हमें चाहे वो केपी के हो, चाहे एजे के हो, चाहे कोई और सूबा हो, इसमें इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए। अगर कोई भी लीडर ऑफ द हाउस डिलीवर नहीं कर सकता तो सबसे पहले असेंबली 4 साल की है या 5 साल की है, लोगों ने उनको वोट दिए हुए हैं, जो हाउस बैठा हुआ है उसकी राय का एहतराम होना चाहिए कि तो वही सर सर मियां साहब मौदवाना गुजारिश ये है कि वही लोग तो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस करा लो, वही लोग तो कह रहे हैं कि तर्ज हुकूमत तब्दील करो। जैसे अब्दुर्रहमान भी फरमा रहे थे
तो वो वही हुकूमत, वही जो लोग थे वो तो रोडों पे निकले थे। अच्छा, ये बात मैं नहीं कर रहा, आपके वजीर आजम साहब कर रहे हैं कि जब अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात हुई, वफाक के वफद की, तो उसमें ये बात तब वाजे थी, उन्होंने ये पॉइंट दिया था कि हाँ जी, जो हुकूमत अभी की है उनको तब्दील होना चाहिए। जो लोगों ने जो कमिटमेंट दी है वहां पे, जो देखे ना लोगों के साथ सुलह हुई है जी, उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रोक दिया है, उनके साथ जो बात करके आए हैं उस बात के ऊपर तो खड़े होना चाहिए। तो बात वो क्या थी सर? बात यही थी ना कि जो हुकूमत है वो उसके अंदर जो अशखास हैं, खास तौर पे जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी तब्दीली, नए फ्रेश इलेक्शंस। तो इससे अच्छा बेहतर ये नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ डायरेक्ट जाया जाए? मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई हल नहीं। जब मुल्क के हालात ऐसे हो जाए, किसी सूबे के हालात ऐसे हो जाए, तो उसमें अगर नया इलेक्शन हो जाए, लोग अपना वोट दे के जिस पार्टी को चाहे, जिस मेंबर को चाहे उसको चुन ले, इसमें तो कोई अर्ज वाली बात ही नहीं, जमहूरी बात ही ये है। ठीक है, ठीक है। अब्दुर्रहमान साहब, जरा मुझे केपीके के हवाले से जरा अहवाल का बनाइएगा कि बानी पीटीआई का एक मैसेज आया है कि वो खुद बना लें और उसका ये डिस्क्रेशन है सीएम साहब का, वो कैबिनेट बना लें। अब कैबिनेट के हवाले से क्या सूरत हाल है, या अभी भी सुहेल अफरीदी साहब बाजिद हैं कि वो मुलाकात करेंगे तो उसके बाद जो है वो कैबिनेट बनाएंगे? क्योंकि 4 से 5 करोड़ का सूबा मेरे ख्याल में इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस मिनिस्टर्स पे होती हैं वो जो उसमें डिले हो मजीद। लगारी साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, लेकिन जमहूरियत का जितना मजाक इस मौजूदा निज़ाम में, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो या वो विफाक की सतह पर हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, आपको हर जगह पर एक जवाल नजर आता है। फैसलों के अंदर, क़यादत के अंदर, सोच के अंदर, तर्ज हुक्मरानी में एक डिक्लाइन है, एक वाज़ेह डिक्लाइन है। अब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सूबे का अपनी पार्टी लीडरशिप से मुलाकात नहीं कर सकता। कौन सी क़यामत आ जाएगी कि अगर एक चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के कायद से मिल लेगा, पार्टी गाइडलाइन ले लेगा, पॉलिसी पर कुछ मुशावरत कर लेगा, उससे नुकसान क्या होगा जी? अगर एक चीफ मिनिस्टर नाअहली का मुजाहरा कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, तो उस चीफ मिनिस्टर के साथ साथ विफाक का जो एक्ट है या जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अडयाला जेल को जो लोग मैनेज करते हैं, उनका रोल क्या है? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंसियर हैं? क्या वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस हो, सिस्टम बेहतर हो? और अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी यहाँ पर मरियम नवाज तो हर फैसले के लिए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो हर फैसले के बाद, हर ट्रिप के बाद, उनका भाई लंदन में हो या रायवंड में हो, वो वहां दरबार में हाजिरी देकर माजरत के साथ वो उनसे मुशावरत कर सकते हैं। लेकिन एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के कायद से नहीं मिल सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी नाइंसाफी और एक ज्यादती की बात है। अब सुहेल अफरीदी साहब, यकीनन अब पार्टी की एक पॉलिसी बयान कर दी गई है, इमरान खान साहब ने उनको ये मैंडेट दे दिया है कि वो अपनी साइज की कैबिनेट, उसका वो फैसला करें, लोगों को पोर्टफोलियो दें। और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है कि उन्हें गवर्नेंस में और इमरान खान की रिहाई के लिए जो कैंपेन है उसको बैलेंस करना है। बैलेंस के बगैर आपका पॉइंट अब्दुर्रहमान साहब आ गया है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। राइट बैक इंशाल्लाह, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।